इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। जी, तो जैसा कि मैं आप सबसे बात कर रहा था, एक्सरसाइज सेट 1.2, एक्सरसाइज सेट 1.2। द क्वेश्चन गोज इन दिस मैनर। वहां पे प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यू कैन फॉलो इन योर टेक्स्ट बुक। On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark points from -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0,12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equals to 1 unit. Using figure 1.5, answer the given questions. तो इस स्टेटमेंट को अगर हम कॉम्प्रिहेंड करें, समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक ग्राफ शीट पर, जी यूजुअल नोटबुक कॉपी में नहीं करेंगे, ब्लैंक व्हाइट पेज पे या रूल्ड पेज पे, वन लाइन रूल्ड पेज पे, ग्राफ पेपर, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो ग्राफ बेस्ड है। लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स, ग्राफ पेपर पे यूनिफॉर्मिटी मिलती है, ग्रिड्स में डिवाइडेड होता है। तो ऑन अ ग्राफ शीट हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्क द एक्स एक्सिस। तो पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है, याद आ रहा होगा आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पर फिगर अटैच है नीचे, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन पे जब हम ध्यान दे रहे हैं तो वहां पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस हमें ड्रॉ करना है विच इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस विच इज योर वर्टिकल लाइन। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, स्पेसिफाई किया हुआ है वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां से एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आप राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 देखते हैं, एक नंबर लाइन की तरह, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव 1 2 3 4, अगेन जस्ट लाइक अ नंबर लाइन, इंटीजर्स जब हम प्लॉट करते थे नंबर लाइन। तो एक्स एक्सिस हमारी इस तरह से यहाँ पे 0, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और यहाँ से वाई एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे अगर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। खैर, तो इस तरह से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वो भी ये बात का ध्यान रखते हुए ग्राफ पेपर पे ओरिएंटेशन इस तरह से रखिएगा। यहाँ पे अगेन वर्ड ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, या अलाइनमेंट या स्केल बेटर होगा, कि आपकी जो वैल्यूज मार्क होने वाली हैं इस लाइन पे, द सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एक्स एक्सिस, वो -7 से 13 तक जा रहा है। तो -7 वैल्यू वाइज अगर हम कहें तो 7 यूनिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, तो 7 यूनिट टू द लेफ्ट एंड 13 यूनिट टू द राइट, 13 + 7 20 वैल्यूज हम इजीली प्लॉट कर लें ग्राफ पे, तो हमें इस हिसाब से अपने ड्राइंग को रखना है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आपके लिए मेंशन्ड है कि स्केल आप क्या चुनेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जब आप ग्राफ पेपर पे आते हैं तो आपका ये जो एक बॉक्स होता है ये आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, आप इसको स्केल से मेजर करके चेक भी कर सकते हैं। और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो ओवरऑल एक स्क्वायर बॉक्स, बिग स्क्वायर बॉक्स में आपको 100 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस दिख जाते हैं, 10 हॉरिजॉन्टली एंड 10 वर्टिकली। तो वो चीज, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेने के बाद एक्स एक्सिस और पॉइंट्स हमें मार्क करना है। वी हैव टू डिमार्केट at 1 centimeter of gap, 1 unit of gap. So 1 2 3, likewise the last value we are able to see is 12, जिसका पॉइंट का नाम है A, 12,0 उसका कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसकी कोई ऊंचाई है ही नहीं, और वाई एक्सिस हमारी जो है वो ऊंचाई दिखाता है।
कि हम एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो हमें इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेना है और मेंशन कर देना है वहां पर हमारे ग्राफ पेपर पे जब हम ड्रॉ करेंगे। लाइकवाइज हम नेगेटिव साइड गए, हमारा जो फिगर है, जो रियान के रूम का लेआउट है, फ्लोर प्लान है, वो -6 तक ही जा रहा है ऑल्दो, एंड पॉजिटिव साइड में 12 तक ही जा रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा रख लेते हैं, इसलिए उसने 13 तक सजेस्ट किया आपको, और नेगेटिव साइड में -7, 1 यूनिट्स ग्रेटर देन द एरिया विच इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑन योर ग्राफ पेपर, ताकि ग्राफ पेपर पे साइड से 1 सेंटीमीटर का एटलीस्ट गैप हमको मिले। ऐसा ना हो कि हमारा जो पूरा लेआउट है, फ्लोर प्लान है, वो पूरा गैप है ही नहीं और पूरे ग्राफ पेपर को यूटिलाइज कर ले रहा है, तो वो जो है वो अपीयरेंस वाइज, विजिबिलिटी वाइज और स्टडी करने में प्रॉब्लम फील होती है। तो ये चीज करना है हमको। इसके बाद कह रहा है कि यूजिंग फिगर 1.5 answer the given question. So same figure is given in your book also. Question number 1 goes in this manner. Place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7. यहाँ पर मैं कहूंगा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ये अल्फाबेट्स, पॉइंट्स के नेम के लिए अल्फाबेट्स, ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो एफिशिएंट हो, आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट को, तो इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया है। ऑल्दो आपके बुक में इनको नाम नहीं दिया गया है, केवल कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो ये वो 3 पॉइंट्स है जहां पे उस स्टडी टेबल के 3 पैर आने वाले हैं। चौथा पैर यानी कि 4th फुट ऑफ द टेबल, एक टेबल में हम 4 फुट, टेबल में हम 4 फुट, तो एक टेबल में 4 पैर होते हैं, है ना। तो उन 4 पैरों में से 3 पैरों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि वो कहाँ होने चाहिए। चौथा हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ लाई करेगा, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं, उसका एड्रेस बताना है हमारे ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग। तो जब आप इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं अगेन जियोजेब्रा पे, जिस पे मैंने ऑलरेडी लेआउट बनाया था, पिछले एक्सरसाइज में हमने यूज भी किया था इसको। तो वो बात कर रहा है, ये है आपका रियांस रूम, ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आपका डोर है और 12 पे फिनिश हो रहा है। रूम का हम लेंथ कह सकते हैं, और रूम की जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो अगेन 12,10 यानी कि 10 यूनिट्स का इसका विड्थ। तो 12/10 का कमरा है, 12/10 का कमरा है, 12 फीट कह सकते हैं अगर यूनिट फिट चल रही, तो 12 फीट बाई 10 फीट का ये एक कमरा है, जिसके एंड पॉइंट्स O, A, B, C हैं। इसके अंदर आपका सारे अदर चीजें जो रूम में हैं उनको मेंशन किया गया है, जैसे कि बेड है, वार्डरोब है, डोर के दिस साइड पे अब आपका वॉशरूम एरिया भी दिखाई दे रहा है, बाथरूम, जिसको हम फर्दर आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो अभी मैंने उसको नहीं ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन के लिए एक बेडरूम जो है वो एनफ है, क्योंकि हमें स्टडी टेबल यहाँ पे लगानी है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट उन्होंने मेंशन किए, कोऑर्डिनेट्स उन्होंने मेंशन किए 8,9। तो एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 8,9, और सेकेंड पॉइंट जब हम देखते हैं तो वो है 11,9, 11,9। तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू कौन सी सेलेक्ट करनी है हमको, 11, और वाई एक्सिस पे 9। तो इसको आप ड्रॉ करते वक्त ऐसे कह सकते हैं कि 11 से एक लाइन
जो है वो कुछ इस तरह से, एंड देन 9 से एक स्ट्रेट लाइन हम ले आएंगे हॉरिजॉन्टली पैरेलली टू एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा हो जाएगा इस 1 मिनट। तो वो हमारा हो जाएगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको अगर हम मार्क कर दें और इस पॉइंट को नेम दे दें, तो मान लीजिए इसको कह दिया गया ई, जस्ट इन केस ई मेरे ख्याल से और कहीं यूज नहीं हुआ है। शो वैल्यू कर देते हैं, तो उसने कोऑर्डिनेट भी बता दिया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है 11,9। दैट इज द बेनिफिट ऑफ जियोजेब्रा। नाउ योर थर्ड पॉइंट coordinates are 11,7, 11,7. So let us proceed. Again, we will take the pencil and this time 11,7. So this line x-axis is going to be the same. X-axis is going to be the same. 11 से ही ये आ रहा है। अब आप देख पा रहे हैं 11 यहाँ दिया है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर में होता है वैल्यू, यानी कि एब्सिसा, वो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है, और जो सेकंड होता है ऑर्डिनेट वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 11, तो हम 11 से सीधा ऊपर पेंसिल से एक डॉटेड लाइन या लाइट शेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस बार जो सेकंड यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है 7। तो वाई एक्सिस पे हमने 7 को ढूंढा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेट्स से इन दिस मैनर। अब ये लाइन जो है वो ऑलरेडी जो हमारी 11 से आ रही थी लाइन, हमें दोबारा उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। उसको इंटरसेक्ट करते हुए एक जगह पे हम देख रहे हैं, वहां इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम मार्क कर लें, तो हमने ये मार्क कर दिया, और इसे कह लिया फॉर एग्जांपल हमने LEG। तो इसका नाम हमने जी दे दिया। जस्ट अ सेकंड। पॉइंट है हमारा 11,7। इसका नाम हमने दे दिया जी, शो वैल्यू बोल दिया, तो 11,7 कंफर्म हो गया कि हमने सही जगह बनाया। अब ये तो आपके टेबल के 3 पॉइंट्स हो गए। यूनिफॉर्मिटी के लिए सेम कलर अगर हम दे दें LEG, पर टेबल के होते हैं लेग्स, है ना, 4 पैर हैं, तो प्लूरल में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेग्स। तो अभी लेग्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, LE और G हमने बना लिया है, बट फोर्थ लेग के कोऑर्डिनेट का हमको पता लगाना है और हमें ड्रॉ करना है, और वही हमारा आंसर होगा। तो ये जो टेबल है वो कौन सा शेप एक्वायर करने वाला है, लेंथ तो इसकी क्लियर हो चुकी है 8,9 से 11,9। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम चेक करेंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों ही पॉइंट्स के 9 है, वो आपको नहीं बताएगा, और वैसे भी वाई कोऑर्डिनेट आपका वर्टिकल डिस्टेंस बताता है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करनी है टेबल के लेंथ के लिए। तो हम 8 और 11 यानी कि 8 यूनिट से 11 पे जा रहे हैं एक नंबर लाइन पे, तो हम कितने यूनिट्स आगे बढ़ गए वो हम पता कर सकते हैं आइदर बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो 11 माइनस 8 वो होता है क्या, 3। 11 माइनस 8 तो वो होता है क्या, 3। लेट मी चेक, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ हम
बता सकते हैं। एंड फॉर दैट वी विल हैव टू मेजर, यस करेक्ट, मेजर कॉलम डिस्टेंस और लेंथ। तो हमने एल और ई, तो LE1, ई ऑलरेडी इसने यूज कर लिया है, तो E1 से ये इस पॉइंट को एड्रेस कर रहा है। तो LE1 को आप इग्नोर कर दीजिए। LE जो है वो क्या है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो कंफर्म हो गया हमारा कि हम सही करेक्ट कर रहे हैं। तो 11 माइनस 8 से 3 हम समझ सकते हैं। और इसका कारण, क्योंकि आपको ये LE का आपको पता करना है डिस्टेंस, तो ये कैसे समझा जा सकता है कि 11 का मतलब कि यहां से इस लाइन से E1 पॉइंट तक, F से E तक, तो ये लेंथ कितनी है, 11 यूनिट है। एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए, पैरेलली इसकी जो लाइन है 0 से कहां, 11 तक, तो ये 11 यूनिट्स का लाइन सेगमेंट है। और जब हम F से L पे ध्यान देते हैं तो ये कितने यूनिट की लाइन है, ये है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स की लाइन है। तो अगर हम 11 यूनिट में से ये 8 यूनिट हटा दें, माइनस करने का मतलब ये होता है, अगर हम इसको हटा दें तो हम क्या पा रहे हैं कि हमें 3 यूनिट का लाइन सेगमेंट फिर भी क्या होगा, बच जाएगा। तो ये 3 यूनिट क्या हो गया, टेबल का लेंथ हो गया, जिस पे आगे क्वेश्चन है। और जो ब्रेथ है टेबल का, विड्थ, वो हमको पता चलेगा किससे, ई और जी से, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस बता रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा टेबल का, वर्टिकल जो है वो हमको विड्थ या ब्रेथ बताएगा। तो उसको भी आइए चेक कर लेते हैं। तो हमें जाना है कहाँ, मेजर में, हमने E1 सेलेक्ट किया और G1, तो क्या लेंथ है, 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो टेबल की लंबाई और चौड़ाई का पता चल चुका है, 2 साइड्स काफी हैं, 3 पॉइंट से आप 2 साइड का पता कर ले रहे हैं। अब टेबल का जो शेप है, इन जनरल, हम किसी फैंसी टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। बेड के लिए जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल, वार्डरोब के लिए देख रहे हैं रेक्टेंगल, तो वैसे टेबल जो है वो भी क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। तो आइए इसके 4th पॉइंट को फाइंड करते हैं। ऑल्दो हम इस तरह से प्रैक्टिकली भी आइडिया लगा सकते हैं कि 3 यूनिट का लेंथ यहाँ है, तो 3 यूनिट की लेंथ यहाँ बनेगी, 2 यूनिट की विड्थ भी मेंटेन रखेंगे, तो 2 यूनिट की विड्थ, यानी कि आपका 4th पॉइंट जो है वो समवेयर अराउंड दिस आने वाला है। तो इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो एक हमने वर्टिकल लाइन L से ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस की तरफ, एल के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हम यहाँ पे अगेन एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ना, एच जी, जो हमने जी को मार्क करने के लिए किया था। तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। तो ये लाइन और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका 4th फुट ऑफ द लेग, 4th फुट ऑफ द 4th लेग, 4th फुट ऑफ द 4th लेग यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसको ये M से डिनोट कर रहा है। ऑल्दो जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो मेरा प्लान था क्या कि लेग्स हमें करने हैं, तो LEG आंसर इज इन parenthesis coordinates of the 4th leg 8,7. रेस्ट इफ यू वांट टू गिव अ नेम, जैसे मैंने रख दिया कम्युनिकेशन के लिए कि 4th फिट जो है वो S पॉइंट बताएगा, तो दिस मच इज एनफ टू टेल द आंसर S इज इक्वल टू 8,7 फॉर द सिंपल क्वेश्चन वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो आई होप आप समझ पाई जो मैं कहना चाह रहा था। पहले हम ये 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद हमको चौथे पॉइंट का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि टेबल है
रेक्टेंगुलर शेप का इन जनरल बाय डिफॉल्ट माना जाएगा टेबल को, क्योंकि अदर चीजें बेड वार्डरोब भी हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से टेबल की लेंथ, टेबल एक रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ अगर हमको पता चल जाती है तो हम वहां पे 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हम चौथे का पता कर सकते हैं, और जो हमने कर भी लिया। राइट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2। पार्ट 2 में पूछा जाता है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो वापस से अगर मैं ले आऊं आपको रूम लेआउट पे, तो यहां पे अब जो है वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टेबल के आसपास, इस टेबल के आसपास अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट्स की वजह से आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही होगी। लेट मी फिक्स दैट प्रॉब्लम। शो वैल्यू हमने हटा दिया, इसको रहने देते हैं, ये तो हमारा आंसर था, इसका भी शो वैल्यू हटा दिया। ठीक है, ये भी फिलहाल हम हटा लेते हैं। और इसको भी हटा दें। तो यहाँ पे रूम आपका जो ये वॉल्स हैं, दीज 4 साइड्स आर गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, 4 वॉल्स ऑफ द रूम, और ये यहाँ पे टेबल की पोजिशनिंग है। तो गुड स्पॉट फॉर द टेबल से उनका क्या तात्पर्य है, कभी कभी मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी में जाता हूँ, उनका क्या मतलब है कि उसके आस पास कोई डोर तो नहीं है। जैसे यहाँ पे डोर है, अगर आपने टेबल यहां लगा दिया तो क्या होगा कि डोर पूरा ओपन नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। रूम में भी अगर हम ऐसा हरकत करें तो हम देखते हैं कि हमारा दरवाजा जो है वो लड़ने लग जाता है, पूरा खुलता नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे कोई डोर नहीं है, तो वो वाली समस्या खत्म हो गई, क्योंकि इस रूम में 2 ही डोर हैं, एक इस रूम में एंटर करने के लिए और दूसरा डोर जो है वो B1 B2 वो आपको ले जाएगा वॉशरूम की तरफ। तो ये उन दोनों चीजों से दूर है। सेकेंड, बेड से भी जो है वो इसकी डिस्टेंस है, और वॉल से, दोनों वॉल के करीब है। और पर्पस अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा गया है स्टडी टेबल, तो वॉल के पास अगर रहेगा तो वॉल पे बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, जिससे लाइट्स ऑब्वियसली चाहिए होगी हमको पढ़ने के लिए, तो वो टेबल पे प्रॉपरली पड़ेगी। बाकी और ये किसी चीज को ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई चीज इससे कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो उस लिहाज से टेबल की लोकेशन सही है। इसलिए आंसर आपका इस तरह से जाएगा कि यस, इट इज अ सुटेबल प्लेस फॉर कीपिंग द स्टडी टेबल बिकॉज इट इज प्लेस नियर द वॉल and does not block any door or other object. Since the position of 3 legs of the table are given as 8,9, 11,9 and 11,7, the fourth leg will be at 8,7 so that the table forms a rectangle. Although ये आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में इसको इंक्लूड कर लीजिए इसके आंसर में। यहाँ पे पॉइंट के साथ अगर किसी को हमको रीजन देना हो तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये वहां का पार्ट है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड। तो यहाँ पे इतना स्टेटमेंट एनफ है फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए सही जगह है? तो हाँ, बिल्कुल सही जगह, क्योंकि ये किसी दीवार के करीब है, जो कि मदद करेगा। स्टडी टेबल है तो स्टडी के लिए हमको लाइट चाहिए होगी, बल्ब लगा दिया हमने वॉल पे, कुछ फॉर्मूला चार्ट लगा दिया हमने, तो ये सारी चीजें वॉल जो है हम यूज कर लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये किसी डोर के सामने नहीं आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के सामने नहीं आ रहा। ऑल्दो कॉर्नर में फ्लावर पॉट रखा हुआ है, बट उससे भी ये गैप पे है, फ्लावर पॉट बहुत छोटा सा है, तो वहां से कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि रास्ता रुक जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो सेफ डिस्टेंस है। एक कॉर्नर, एक खाली कॉर्नर जो कमरे का है वो भी ऐसा जहां पे कोई और ऑब्जेक्ट में उसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा टेबल रखने से, तो उस हिसाब से दिस इज अ गुड प्लेस। बट ये आंसर हर जगह है दिख रहा, विच इज करेक्ट, नो डाउट। उसमें कोई मुझे
प्रॉब्लम नहीं है कह सकते हैं। बट जब मैं ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, तो जब ये क्वेश्चन जो मैंने देखा, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो ये थॉट आया कि हमें फिर, अब हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, चीजों को रखने, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक चीज पे मैं आपका ध्यान ले आना चाहूंगा कि जो हमारा टेबल का ये वाला विड्थ साइड है, यानी कि एल एस, और अगर हम बेड का साइड देखें S3 और S2, तो ये काफी क्लोज वाइसिनिटी में आ जा रहे हैं एक दूसरे के करीब। यानी कि अगर हम इनके बीच डिस्टेंस लेट से चेक करें, ऑल्दो हम ऐसे देख सकते हैं कि S3 जो है वो 6.5 वैल्यू x कोऑर्डिनेट पे लास्ट होल्ड कर रहा है, और जो हमारा एल एस साइड है टेबल का, वो 8 वैल्यूज पे है एक्स एक्सिस पे। तो 8 - 6.5 is the distance or space available between the bed and study table. तो 8 - 6.5 is how much? 1.5, करेक्ट। तो 1.5 यूनिट की दूरी है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 1.5 फीट लेकर के चलें, क्योंकि यूजुअली फिट, इतने फिट का, 3 फीट 4 फीट का दरवाजा है, ऐसे करके चीजें रहती, तो 1.5 फीट जो डिस्टेंस होती है, वो आपके जो 15 सेंटीमीटर स्मॉल स्केल रूलर है, 6 इंच उस पे होता है, और 12 इंच का हमारा 1 फुट होता है। तो उस छोटे स्केल को आप 2 टाइम्स अगर अपने हैंड पे रख लें, तो उतना, और 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स बल्कि, क्योंकि 1.5 यूनिट है, तो 1.5 फीट, तो वो डिस्टेंस आपकी होगी, यानी कि सेंटीमीटर्स में कहें तो 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर का स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये एक थॉट मन में आया कि अगर किसी को, ऑब्वियसली रूम है तो व्यक्ति जो है वो वार्डरोब, डोर, इस डोर से बेड, बेड के उस कॉर्नर पे साइड टेबल भी दिखाया है इन्होंने, तो साइड टेबल पे चीजें होंगी तो उसको लेने के लिए कोई ना कोई तो जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो ये जो गैप मिल रहा है यहाँ पर 1.5 फीट का, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, आदमी को बहुत ही कॉशियस होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होता 1.5 फीट का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपको जरूरत नहीं है स्कूल में एग्जाम्स में लिखने की, बट स्टिल, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को रिलेट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से, तो ये एक फैक्टर, एक पॉइंट सोचने वाली बात हो सकती है। अब यहां पर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अच्छा आपको मैं एग्जैक्टली दिखा दूं इसकी कैलकुलेशन से भी, तो इस बार हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, लेट से S3, और एक पॉइंट है हमारा यहां पर, तो 1.5, तो 1.5 फीट की डिस्टेंस बेड और टेबल के बीच में है। अब इस प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो 3 लेग्स के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, तो आप आंसर नहीं बदल सकते, है ना, हमें क्वेश्चन के साथ जाना पड़ेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। तो उस रेफरेंस से उन्होंने ठीक पूछा, और उनका जो पॉइंट था कि हम उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं, कि लोकेशन वाइज रूम में जो इसका है ओरिएंटेशन, तो उस पॉइंट से हम ठीक समझ गए, उतना जो जो स्किल चाहते हैं वो हमने डेवलप कर लिया। पर उससे बियॉन्ड हमें प्रैक्टिकल लाइफ से भी तो रिलेट करना है, रियल लाइफ से भी तो उसको कनेक्ट करके सोचना है। मे बी नहीं इन दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है कि इज देयर एनी अदर ओरिएंटेशन पॉसिबल फॉर दिस टेबल। केवल ओरिएंटेशन कह रहा हूं, पोजीशन की भी बात नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी पोजीशन ही चेंज कर दीजिए, कहीं इसको कहीं यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो डोर से, यहां रखेंगे वार्डरोब से प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये कॉर्नर अच्छा है, जगह सही है। ओरिएंटेशन की बात रही, तो अगर हम इस टेबल को रोटेट कर दें 90 डिग्री, यानी कि 3 फीट वाली साइड जो है वो इस बार नहीं यूज करके 2 फीट वाली साइड को अगर हम यूज करें, तो हमारा जो ये गैप है बेड और टेबल के बीच में जो कि कम पड़ रहा है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट मी शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे।
अच्छा इसी पे करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जूम कर लें, राइट, और फिर अब हम आगे, हमें मूव करना है तो हम आगे यहाँ पर, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा देते हैं, है ना। तो हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, फाइन। और फिर अब हमको ये भी हटा दिया, ये भी हटा, अब हमको टेबल लगानी है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि केवल टेबल का ओरिएंटेशन चेंज करके, और हमको क्या करना है कि जो ये गैप बेड और टेबल के बीच में कम पड़ रहा है उसको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करना। तो वन यूनिट का गैप, 1 यूनिट का गैप जो है वो हम रखेंगे वॉल साइड से, वॉल को बिल्कुल टच भी नहीं कर देंगे। ऑल्दो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो आप एज योर चॉइस इसको वॉल से टच भी करा सकते हैं, दैट विल नॉट बी एन इशू, क्योंकि इधर और कोई डोर या रूम है नहीं। तो कई बार हम वॉल से टच करते हुए टेबल को रख देते हैं। ऑल्दो अगर हम गैप रखना चाहते हैं दोनों साइड से सेम मैनर में, तो हमने गैप रख लिया, और इस बार हमने एक पॉइंट रखा यहाँ, इसका एक लेग रखा यहाँ, और इस बार हमारा टेबल का 3 फीट पोर्शन, तो एल से एम, एल से एम, और 2 फीट पोर्शन एम से एन। एल से एम और एम से एन, और फिर हमारा चौथा पॉइंट यहां से एन से 3 फीट 3 यूनिट ऊपर, तो हो गया ये के। तो एल एम एन के भी, अगर एल एम एन के अगर हम यूज कर लें टेबल को रखने के लिए, तो हमारी टेबल भी यहाँ पे लग गई, रेक्टेंगुलर टेबल। सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू delete this line just to avoid any confusion, fine। तो अब हमारी टेबल भी लग गई, एल एम एन के जो है वो टेबल की नई पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आप नोटिस करें तो बेड और टेबल के बीच में, बेड और टेबल के बीच में गैप बढ़ चुका है, गैप बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, तो जैसा कि मैं कह रहा था, हम यहाँ पे मेंशन कर दें, तो हमने मेंशन कर दिया क्या, स्टडी टेबल। ये आपका स्टडी टेबल हो गया। ओरिएंटेशन अब आप अलग देख रहे हैं, है ना। पहले आपका लेंथ यूज हो रहा था पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब आपका विड्थ यूज हो रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। बाकी गैप अभी भी बना हुआ है दोनों वॉल से, जो कि पिछले सिचुएशन में भी था। जो कंसर्न था वो था बेड और टेबल के बीच का डिस्टेंस, वो काफी कम हो जा रहा था, 1.5 फीट। इस ओरिएंटेशन में जब हम रख रहे हैं तो ये गैप बढ़ जा रहा है, फिगर से देखने में भी समझ में आ रहा है। काउंट भी करें तो 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5, यानी कि 2.5 यूनिट का गैप है। फिट में बोले तो 2.5 फीट का गैप अब मिलने लगेगा, पहले 1.5 फीट यानी 1.5 फीट का ही मिल रहा था। तो ये गैप अब बढ़ चुका है, ये गैप डिसेंट है रूम में नेविगेट करने के लिए, कि बेड के टेबल से इधर से साइड से होते हुए आप इस साइड टेबल को जा सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्लमजी नहीं लगेगा, कंजेस्टेड नहीं लगेगा पहले के कंपेरेटिवली। और बाकी इसको प्रूव कर दें आपके प्लेटफॉर्म जियोजेब्रा से, ये कैलकुलेटर विद ग्राफ, मतलब कि बोथ द फीचर्स आर अवेलेबल। तो हम कैलकुलेटर फीचर की यूज करके यहाँ पे, अगर हम डिस्टेंस आप चाहते हो कि नहीं सर आप बताओ एग्जैक्टली क्या, तो हम अगर यहाँ पर ऐसा हमारा एक पॉइंट है और हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेड और स्टडी टेबल के बीच में चाहते हैं, तो अगर हम एक पॉइंट बना लें यहाँ पर रेफरेंस के लिए, और अब हमको चाहिए क्या, मेजरमेंट, तो हमने सेलेक्ट किया डिस्टेंस,
हमने सेलेक्ट किया S, एक पॉइंट हमारा स्टडी टेबल का, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेट की तो D। तो कितना हो गया SD के बीच में डिस्टेंस 2.5। तो जियोजेब्रा ने भी प्रूव कर दिया कि ये गैप का पहले कंपैरिजन ज्यादा है ना। तो वही मेरा पॉइंट था। तो हमें इस तरह से भी अपनी सोच रखनी है ताकि अगर कोई केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट किया जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम्ड क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए, तो आप उस सिचुएशन में आंसर कर पाए। और सबसे जरूरी बात है कि इस तरह का एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें ताकि हम बियॉन्ड द, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोच सकें, चीजों को देख सकें फ्रॉम द लार्जर पिक्चर, लार्जर पर्सपेक्टिव। तो वो चीज जो है वो बहुत ही शानदार रहेगी अगर ये स्किल हमने डेवलप कर लिया। क्रिटिकल थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग जो कंसर्न है, जैसे व्हील चेयर वाला क्वेश्चन, दैट इज एन ऑसम ऑसम क्वेश्चन। मतलब हु कैन थिंक कि एक घर को या रूम को बनाते वक्त हमें ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए। जनरली ये बात दिमाग में नहीं आई, बट पॉइंट वैलिड और इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं फटाफट। विड्थ ऑफ द टेबल इन द प्रोसेस हमने देख लिया 2 यूनिट, लेंथ ऑफ द टेबल 3 यूनिट। अगेन ये आंसर आप इंटरचेंज वैल्यू हो सकती है क्योंकि लेंथ किसी के लिए विड्थ, विड्थ किसी के लिए लेंथ हो सकता है। एक जनरल नोशन में लोग इस तरह से लेके चलते हैं, इसलिए आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने विड्थ को 3 यूनिट और लेंथ को 2 यूनिट बता दिया तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। फिर इसमें पूछता है कि आप हाइट के बारे में बता सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नहीं, नो, हम हाइट के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि हाइट आपका किस में चला जा रहा है, थर्ड डायमेंशन में चला जा रहा है। हाइट आपका थर्ड डायमेंशन में चला जा रहा है और हम कार्टेशियन प्लेन डील करता है किससे, 2 डायमेंशन से। तो 2 डायमेंशन में थर्ड डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को देख पाना इज इम्पॉसिबल। हाँ, जब तक एक लेआउट वॉल का खुद बना दिया जाए तो हम जो है वहां पे थर्ड डायमेंशन यानी वॉल के बारे में बता सकते हैं। वॉल पे कोई विंडो है तो उसका कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, कोई फोटो फ्रेम है उसका कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए वॉल का लेआउट होना चाहिए। वॉल की सरफेस फिर एक 2D सरफेस हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लोर का प्लान है, तो फ्लोर के प्लान पे टेबल की हाइट का कोई सवाल नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाँ हम बता सकते हैं क्योंकि हाइट जो है वो, आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑब्जेक्ट सच एज विंडो, वॉल हैंगिंग, हम ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे फ्लोर प्लान हम देख रहे हैं रेयान का बेडरूम, तो उसमें हम नहीं बता पाएंगे। तो दैट इज द थिंग। और ये अगर हम देखें इसको जूम आउट करके तो आप समझ पाएंगे कि दीवारों के मार्जिन्स दिखाई दे रहे हैं, दीवार नहीं दिखाई दे रही पूरी पूरी, दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हमको एक उसका कोऑर्डिनेट लेआउट पोजीशन पता चल रहा है क्योंकि हम 2D वर्ल्ड में डील कर रहे हैं। ग्राफ पेपर हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है मैथमेटिकली। आपकी कॉपी का पेज क्या है, एक प्लेन सरफेस है। तो 2D वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां पे थर्ड डायमेंशन में जाना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है इसी जियोजेब्रा में आगे ऐसा हम कुछ देखें जहां पे हम एक रूम को 3 डायमेंशनल व्यू से बना पाए, तो वहां पे टेबल की हाइट फिर हम देख पाएंगे, है ना। टेक्निकल टर्म्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारे पास, लेकिन जेड एक्सिस हमारे पास नहीं है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, 3D, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। जेड एक्सिस हमारे पास नहीं है तो हम हाइट नहीं बता सकते। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन में इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।